नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं हमारे शहर बेंगलुरु के एक ऐसे दफ़्तर में मौजूद हूँ जो कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन का अहम दफ़्तर माना जाता है और उसके चेयरमैन साहब हैं जनाब अब्दुल अज़ीम साहब। और इस वक्त जनाब अब्दुल अज़ीम साहब जो हैं बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं, बिलखुसूस उर्दू अखबारात में। उसके वजूहात बहुत सारे हैं, उसमें से एक वजह ये भी है कि एनआरसी को लेकर के कुछ सवाल जब इनसे हुए या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इन्होंने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था जिसको सुर्खियाँ, अब इनका अलग जवाब है उसका, बहरकैफ हम भी उसके बारे में तफसीलात लेंगे कि जो है तमाम जो है हिंदुस्तान के जो है मुसलमान वो हिंदू थे। इसके अलावा एनआरसी को चूँकि बीजेपी से वाबस्ता हैं तो एनआरसी को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये यकीन दहानी दे रहे हैं कि जो है इंशाल्लाह मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। ये सारी क्यों इस तरह कह रहे हैं, आखिर क्या दलाइल है उनके पास, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अब्दुल अज़ीम साहब, पहली मरतबा आपका सीधी बात कि हमारे रूबरू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, आपके ही दफ्तर में। मैं पहला सवाल यही करूँगा, हमारा तो जो है एक तामीराती है कि जो है सिर्फ आप पर इश्कालात भी नहीं करना है, आपका एक जो बैकग्राउंड है सियासत में जो काम किए हैं हम वहाँ से इब्तिदा करते हैं। तो आपका जो है जेडीएस में होते हुए बीजेपी तक का ये सफ़र, क्या आपका जो है मेंटली कोई ऐसा टॉर्चर बना या फिर आप क्यों बीजेपी में आने के लिए इस तरह ये हुए? देखिए, मैं 30 साल पुलिस में नौकरी की और पिछले 16 सालों से मैं सियासत में हूँ। सियासत में आने की कोई तरह की ख्वाहिश नहीं थी मुझे। जब मैं बेंगलुरु में एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बन के अपने आप को साबित किया, मुझे बहुत से अवार्ड्स भी मिले, रिवार्ड्स भी मिले, सुपर कप भी बना और मेरे इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद जो है मुझे शर्लॉक होम्स का खिताब भी दिया गया। 47 कल्प्रिट्स को मैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिलाया और मेरा रिकॉर्ड ये भी एक है, 15 महीनों में ये केस जिसका कोई तरह का क्लू नहीं था, माँ के साथ रेप होता है, उसका गला काट के जो उसका मर्डर होता है, उसके सामने उसकी बेटी का मर्डर होता है, 4 साल उम्र की लड़की का। तो इतना नाम हो गया मेरा। और इसके साथ साथ ये 3 कारनामे मेरे ऐसे हुए। 1985 में जब डेक्कन हॉल में कुछ न्यूज़ शाया हुआ तो मुसलमानों को जिससे जहनी तकलीफ हुई तो प्रोटेस्ट चले, तो मैसूर में 5 लोग पुलिस फायरिंग में मरे, बेंगलुरु में 5 लोग पुलिस फायरिंग में मरे। मैं उस वक्त पर एक सब इंस्पेक्टर था। तो हमारे डीजी निज़ामुद्दीन साहब थे, उन्होंने आके पूछा कि मुस्लिम पुलिस ऑफिसर्स कितने हैं यहाँ पर। तो 3 ऑफिसर थे, तो मेरा नाम भी लिया गया। मंडी मोहल्ले में बहुत ही गड़बड़ चल रही थी, बहुत ही क्लैशेस हो रहे थे, उसी एरिया में 5 लोग पुलिस फायरिंग में मर गए थे, तो मुझे वहाँ पर ड्यूटी डाली गई। वहाँ के लोकल ऑफिसर को अंदर आने तक नहीं दिए लोग, क्योंकि उनके ऊपर एतमाद और इत्तेखाद निकल गया था। तो वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था मंडी मोहल्ला। मैंने ये साबित करके बताया कि जो जैसे मेरी वहाँ पे पोस्टिंग हुई तो वहाँ पर कोई तरह का क्लैश नहीं हुआ। मुसलमानों को, हिंदुओं को सब जो है मैंने विश्वास में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया, भाईचारगी का पैगाम दिया। सारे उनके मसले जो है रास्ते में जब जाता था, वो घर वाले आगे जब सुना, वहाँ पर मैं हल कर देता था। तो मुझे 3 महीने लगातार ड्यूटी करनी पड़ी। लोग जो है उसी वक्त पर अजीज सेठ का ओहदा जो था एमएलए, वो वहाँ पे खाली हुआ था। तो लोग बोले कि अजीम को हम क्यों एमएलए नहीं चुनते। ये लोगों का एक लोगों में चर्चा हुआ। तो उसी वक्त पर लोग आके बोले अजीम साहब आप रिजाइन कर दो, आप जो है एमएलए को खड़ो बोल के। तो आपको सच बताऊं तो उसी वक्त पर मैंने ट्राई किया था। तो उसके बाद फिर मुझे दिल में डर सा हो गया कि मेरा जॉब भी चले जाएगा अगर मैं फेल हो गया, मैं इधर का नहीं रहूँगा उधर का नहीं रहूँगा। उस वक्त लोगों ने एक इंक्लिनेशन
मुझे सियासत में आने के लिए दावत दी थी। और इसके और दो वजूहत हैं। एक, मैं जब पुलिस सब इंस्पेक्टर था मैसूर में, देवराजर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे। वो मैसूर को जब आते थे तो एक बार मुझे उनकी पायलटिंग की ड्यूटी डाली गई। उन्होंने देखा लड़का स्मार्ट है और मेरा जो है इतना एक्टिव बन के मैं काम करता था, पायलटिंग भी कर रहा हूँ, लोगों को बिठा रहा हूँ, सीएम के सामने जो है जगह बना के दे रहा हूँ, स्टेज के पास जा रहा हूँ। 2 बार नजर पड़ी तो तीसरी बार उन्होंने हमारे एसपी को हिदायत दी, मैं जब नेक्स्ट टाइम मैसूर का आऊंगा तो ये लड़का मेरे साथ रहे। तो मुझे रेगुलर ड्यूटी मिलती रही और यहाँ तक कि उनका आखिरी दिन था, इलेक्शन में हार गए। उनको मालूम है आज बेंगलोर जाके मैं रिजाइन कर रहा हूँ। श्रीरंगपट्टनम तक मैंने उनकी पायलटिंग की, गाड़ी उनकी सामने पहुंच गई थी। उन्होंने जो है गाड़ी को रोक दिया, उनका ड्राइवर भाग के आया, बोला साहब बुला रहे। मेरी गाड़ी भी मैं रोक दिया था, भाग कर गया। तो उन्होंने कहा, अजीम थैंक यू वेरी मच, I don't know how long I'll be the chief minister. When you come to Bangalore, without fail, you should meet me and go. ये उनके आखिरी वर्ड्स थे। तो जब भी उनके मीटिंग्स हुआ करते थे, मैं बाजू स्टेज के बाजू खड़ के मैं सुनता था वो किस तरह ऑफिसरों से बात करते हैं, लोगों से किस तरह बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम के ऊपर कैसा सवाल करते हैं, ऑफिसर्स को कैसी हिदायत देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो वो पूछते थे कि लास्ट टाइम मैं जब आया था ये मैं आपको ये काम करने के लिए, ये क्या, इस तरह का रिव्यू चीफ मिनिस्टर करता था। तो ये दौर खत्म हो गया। उसके बाद में जो है गुंडराव चीफ मिनिस्टर बने। तो गुंडराव ने पूछा हमारे डीआईजी को बुलाकर, एक लड़का जो है देवराजर जब थे वो पुलिस ऑफिसर आ रहा, वो कहाँ पर है? तो बोले फलां स्टेशन में। तो उसको मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दो। मेरी पोस्टिंग चुंडी कोपा को हो गई। वो गुंडराव की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 3 साल मैंने रहा वहाँ पर। और मैंने बहुत कोशिश की कि उस ट्रांसफर को कैंसिल करवाने की। उस जमाने में FM खान साहब के पास भी गया, उन्होंने मेरे सामने गुंडराव को फ़ोन की, देखो ये लड़का हमारा रिलेटिव है, वो वहाँ नहीं आना चाहता, वो कैंसिल करवा। अरे उसको फख्र महसूस करना है कि चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी को आ रहा है वो। तो मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल नहीं हुआ। उसके बाद में मैं वहाँ 3 साल ख़त्म करके मैसूर को आया। सिद्धरामैया वहाँ MLA बन गए। वो मेरे दोस्त थे, क्योंकि पहले मैं जब मैसूर में था उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करता था। तो वहाँ मुझे 5 साल रहना पड़ा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब भी मैसूर को आते तो फ़ोन कर देते, अजीम मैं आ जा रहा हूँ। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जब भी दौरा करते तो मैं उनके साथ में जा रहा था। तो समझो कि 5 साल रियासत कर्नाटक के 3 चीफ मिनिस्टर को मैंने देख लिया। तो उसके बाद में बेंगलोर आया, बेंगलोर की पोस्टिंग करवाने वाले सिद्धरामैया मुझे। तो यहाँ आया तो जो है मेरे काम से जो है शोहरत मिलने लगी, लोग चाहने लगे, इतना सब कुछ हो गया। और उसके बाद में मैं जब पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया में रहा, आपको मालूम नहीं कि ये वहाँ सारे क्राइम्स मैंने कंट्रोल कर दिए। ना हमारे पास कोई प्रोस्टिट्यूशन, ना हमारे पास कोई ड्रग मीनस, ना हमारे पास कोई क्लब, ना हमारे पास कोई राउडीज़म। तो जब मेरा वहाँ से प्रमोशनों की तबादला हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे 7,000 लोग जमा हुए थे, 7,000 लोग। तो वहाँ मुसलमानों की तादाद बिल्कुल कम थी। मैं समझता हूँ 150-200 लोग आएंगे, बाकी के पूरे गैर कौमी थे। हर औरत जो है एक गिफ्ट लाई मुझे। 9 बजे मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, 2 कमिश्नर्स उस स्टेज पे मौजूद थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सारे के सारे सियासतदान वहाँ पर थे। तो औरतें जो है ये गिफ्ट के साथ जो है क्यू में खड़े रहे। लास्ट औरत को 2.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। मेरा फंक्शन ख़त्म हुआ 11:30 बजे। हर औरत के आंख में आंसू, क्योंकि मैंने वैसे कारनामे वहाँ पर किया था, लोग मुझे चाहते थे। तो मैं इतना वर्कहॉलिक और सिंसियर ऑनेस्ट रहा, तो लोग जो है मुझे वहाँ से निकलना देख नहीं सकते थे।
तो उसके बाद में मैं ACP बन गया, यहाँ आया तो यहाँ पर भी और कारनामे शुरू हो गए। बेंगलोर में जब कम्युनल क्लैश हुए बाबरी मस्जिद, मैं उस वक्त पर बैटरायनपुरा पुलिस स्टेशन का इंचार्ज रहा। आपको मालूम होना चाहिए पूरे बेंगलोर में अगर कोई सेंसिटिव एरिया है, कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, तो नंबर 1 प्लेस के ऊपर मैसूर रोड, बैटरायनपुरा, गोरीपाल्या ये एरिया है, क्योंकि वहां पे 50% मुसलमान और हिंदू रहते हैं। अगर जहां 25% हिंदू हैं या 75% मुसलमान हैं, वहां कम्युनल क्लैशेस नहीं होते। जहां 75% हिंदू हैं, 25% मुसलमान हैं, वहां भी नहीं होते। ये मेरा तजुर्बा है। 50% तो रबिंग शुरू हो जाती है वहां पर, तू मैं बोले। वो छोटा मसला भी जो है कम्युनल एंगल में देखा जाता है। तो मेरे दौर के अंदर बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया रहा। बाजू गोरीपाल्या का स्टेशन और मेरा ये स्टेशन, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 1200 केसेस गोरीपाल्या जो आज JJ नगर के नाम से जाना जाता है उस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए। मेरे पुलिस स्टेशन में सिर्फ 7 केसेस दर्ज हुए। तो मैं जो है समझा कि मैं एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर हूं, मुसलमान मेरे से तवक्का रखते हैं। हर वक्त ये शिकायत रहती है कि जो है सरकार हमारे से इंसाफ नहीं की, पुलिस हमारे साथ इंसाफ नहीं की, पुलिस हमारे ऊपर लाठी चार्ज करी, ख्वामख्वा हमारे बच्चों को पकड़ के लेके चले गए। जब मैं हूं तो ये बात नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां तक के कह दिया हमारे कमिश्नर को, सर मेरे पास कर्फ्यू की जरूरत नहीं, मैं मेंटेन करूंगा। हर मोहल्ले में जाना, 5 लोग मुसलमानों को जिम्मेदारी दिया, 5 हिंदूस को दिया, हाथ में हाथ दिया। देखो यहाँ पे हिंदू मुसलमान बहुत कम तादाद में ही है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है इनकी रक्षा करना। जहां मुसलमान ज्यादा हैं और हिंदू कम है तो उनके हाथ में हाथ दिया मैंने, और गलाटा ही नहीं। और जितने कॉर्पोरेटर्स है उनको बुलाया, मैं बुलाकर बोला तुम जो है लाइफ एंजॉय करने के लिए, पैसे बनाने के लिए कॉर्पोरेटर नहीं बने, तुमको यहाँ पे कम्युनल हार्मनी मेंटेन करना पड़ेगा। मैं भी रात के 3 बजे तक काम करूंगा, तुम भी 3 बजे काम करो, रोजाना 4 बार गश्त लगाना होगा तुम्हारे लोगों को लेके। मैं लोग यहाँ आके पूछूंगा नहीं, पूछूंगा तुमको क्लाइंट ऑर्डर कैसे है। यहां तक कि उस जमाने में बैटरायनपुरा में एक दीपांजलि नगर बोल के एक मोहल्ला है, तो बेंगलोर का बीजेपी का चीफ वहां पे रहता था, अश्वत्थ नारायण। तो लोगों को डर था कि बीजेपी से तकलीफ होगी, बीजेपी लीडर से प्रॉब्लम होगा। घर के बाजू में ही मस्जिद है, आज भी देख सकते हैं जाकर। तो सीधा उनके घर पर गया तो उन्होंने जो है हमारे अश्वत्थ नारायण आए मेरे पास, बोले अजीम साहब आइए, अंदर आइए, थोड़ी चाय पी कर जाइए। मैं बोला आज नहीं आऊंगा तुम्हारे घर पर, मगर ये प्रॉमिस अगर करेंगे तो मैं तुम्हारे घर के अंदर आकर चाय पीऊंगा। इस मोहल्ले में, बाजू रोशन नगर है और ये मोहल्ले में कोई तरह का क्लास नहीं होना चाहिए। मैं तुमको जिम्मेदारी दे रहा हूं कि तुम इंस्पेक्टर हो यहाँ की, ये तुम्हारा स्टेशन है, ये तुम्हारा मोहल्ला जो है तुम्हारा जुडिशन है, तुम ही मेंटेन करना हो। तो क्या अगर अंदर आइए सर, मैं करूंगा, आइए सर, क्योंकि हमको शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां से होगा। तो उसके बाद में उनके मिसेस को बुलाए, देखो अजीम साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रही, ये लड़कों को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो बीवी बोली अजीम साहब जब बोल रहे हैं तो तुमको करना पड़ेगा। उसके बाद उसने कहा अजीम साहब एक काम कीजिए, 4 बजे आ जाइए। 4 बजे गया तो पूरे 100 लड़कों को जमा किया, पूरे यंगस्टर्स। हमको शक था कि गड़बड़ वहां से स्टार्ट होगा। उन लड़कों के सामने बीजेपी का चीफ, बीजेपी का प्रेसिडेंट, सिटी प्रेसिडेंट कह रहा है देखो अजीम साहब मुझे ये जिम्मेदारी दिए। दूसरों की बात अलग, अजीम साहब जब तक हैं नो वार, नो गड़बड़। अगर तुम क्या भी गड़बड़ कर दिए तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। जाकर पूछिए आज भी वहां के लोगों को, अमन कायम हुआ, रोशन नगर में अमन कायम हुआ, पूरे बहुत बड़ा एरिया है मिड इसका बैटरायनपुरा। तो हमने वो काम
उसके नेक्स्ट ईयर, अभी मैं कंक्लूड कर देता हूं, उसके नेक्स्ट ईयर जो है उर्दू टेलीकास्ट का मसला आ गया। तब मेरी पोस्टिंग कहाँ रही? मागड़ी रोड में, वहां भी हमने वही काम किया। तो जो है उस वक्त पर जो है मुझे कम्युनल हार्मनी अवार्ड दिया गया। तो सोचो कि मेरे में कितनी इंसानियत है, और मैं जो है लोगों के दर्द को पहचानता हूं। मुझे मजा मिल रहा था इसमें। ये अमन को मेंटेन करना, भाईचारगी को मेंटेन करना, लोग पुलिस ऑफिसर के ऊपर शक नहीं होना चाहिए, और लोगों का काम कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, उसका काम हो गया, इसका काम हो गया। ऐसे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं। तो लोग बोलते हैं एक आदमी 4 साल से मिसिंग था, तो उसका कुछ पता ही नहीं चला। उसकी बीवी हर वक्त 4 पुलिस कमिश्नरों के पास गई, कंप्लेन करी, वो एक एसीपी को लिखकर भेजते, देखो इसकी तहकीक करो, ख़त्म, कुछ पता नहीं। चीफ मिनिस्टर के पास जाती, वो लिखकर भेजता, कुछ पता नहीं। आखिर में मेरा नाम सुनने के बाद में कमिश्नर बोली ये केस मेरे हस्बैंड का अब्दुल अजीम को देना होगा। कमिश्नर फोन करे, वो रात को 8 बजे मेरे पास आई अपने बाप को लेकर। आप बिलीव नहीं करेंगे, रात के 12 बजे तक मैं बैठा रहा। तो उसको वो ये आपका सियासी सफर कैसे शुरू? बोलता हूँ, अब आ रहा हूँ वहीं। तो समझो कि जो है लोगों की तवक्का बढ़ी, और मेरा ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये क्या एक्सपर्टाइज जो बोलते हैं वो बढ़ गया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे किया जा सकता है। बेंगलोर के सारे राउडीज को हमने भगा दिया बेंगलोर छोड़ के। आज भी रिकॉर्ड है कि 1995, 96, 97 में किसी राउडी के हाथ से किसी और आदमी का मर्डर नहीं हुआ। ये फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी का रिपोर्ट है। हमने लोगों को यहाँ से भगा दिया, यहाँ से कोई राउडीज़म नहीं रहा। मैं एंटी राउडी स्क्वाड का मेंबर हूँ। तो सोचा एक दिन इतनी एक्सपर्टाइज मुझे जब हासिल है, मैं एक स्टेशन के लेवल तक काम कर सकता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक काम कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा। मुझे डीसीपी का प्रमोशन करीब में था। मैं चाहता हूं कि मैं पूरे स्टेट के लिए पुलिस ऑफिसर बनूं। ये कैसे हो सकता है? इस जन्म में तो हो नहीं सकता। तो सियासत ऐसी जगह है, अगर मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर दिया, हो सकता है कि मैं होम मिनिस्टर बन जाऊं। तो मेरी प्रायोरिटी अमन की थी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए, क्राइम को कैसे खत्म किया जाए, लोगों को कैसे इंसाफ दिलाया जाए, सारे में एक्सपर्ट बन गया था मैं। अगर मैं होम मिनिस्टर बना तो ये काम कर देंगे। अगर अल्लाह को पसंद है 6 महीने, साल, 2 साल, जितना भी टाइम मिलता है करके जो इस दुनिया को गुड बाय बोल के निकल जाएंगे। हमारे में तो ऐसा तो जन्म नहीं है, हम जन्म को मानते नहीं। तो इस जन्म में कुछ कर देंगे। ये मेरी सोच है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये इसीलिए मैंने क्या, इलेक्शन आया तो मैंने क्या करा, सिद्धरामैया हमारे दोस्त थे, उनके पास गया, जाकर बोला कि मुझे इंटरेस्ट है इलेक्शन में। तो उन्होंने बोला, अजीम साहब इतना अच्छा नाम है, आप इलेक्शन में क्यों कंटेस्ट करते? उस जमाने में सीएम इब्राहिम से भी मिला, सीएम इब्राहिम ने उकसाया, अजीम तुम इलेक्शन खड़े जाओगे। बात उसके बाद में उन्होंने देवेगौड़ा के पास लेकर गए। देवेगौड़ा भी जो है बोल दिया, मेरे जैसा कैंडिडेट कहाँ मिलेगा उनको, इतना पॉपुलर फिगर कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने मुझे टिकट दी, मेरे काम को रिजाइन कर दिया। 9 साल बाकी थे मेरी प्राइम ऑफ पॉपुलैरिटी के अंदर, और लोग जो यहाँ तक के लोक एकता के पास जहर की बाटल लेकर चले गए, अजीम को रोक दो, तुम उनका इस्तीफा वापस लेने के लिए कहो, वरना मैं जहर पी लूंगा। लोक एकता बुला के बोला, अजीम नहीं, लोगों से डिमांड आ रहा है, बहुत सारे फोन आ रहे हैं। मैं उनको झूठ बोल के निकल गया, नहीं साहब 2-3 दिन में वापस ले लूंगा। तो मैंने क्या किया, ये मेरे दिमाग में बात आ गई थी, चलो देखिए अल्लाह की मर्जी क्या होने वाला है। जब तक रिस्क लेने को वास्ते तैयार नहीं है वो काम नहीं बनता। बिजनेस में आप पैसे डालना है, अगर आप डरते हैं कि नुकसान हो जाएगा तो आप बिजनेस कहाँ करेंगे। तो मैंने सोचा कि नुकसान के वास्ते तैयार हो जाऊं। तो मैंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया। आपको मालूम नहीं, वही एरिया में से कंटेस्ट किया, कहाँ बैठा प्रास। तब उस वक्त पर बिन्नी पेटे का एक नाम था उस हल्के को, सोमण्णा के खिलाफ मैंने कंटेस्ट किया। तो इलेक्शन हुआ, 20 दिन के अंदर ड्रेस चेंज करके मैं आ गया। तो 20 दिन में जो है
मुझे 50,000 वोट मिले, 50,000 वोट्स। एक ऐसा हमारे लोगों में कैसी खुशी थी, ऐसा था। 2,000 लोग हमेशा मेरे पीछे रहते थे। आज कैंडिडेट जीत कर भी उतनी खुशी नहीं हो सकती, मुझे हार कर उतनी खुशी हुई। तो वहां पे कुछ मिस्चीफ हो गई, डब्बे बदल गए थे, तो लोग जो है सब जगह ऐसा नुकसान हो गया। अजीम को धोखा हो रहा है। बूथ में गए, अंदर घुसे, लाए फोड़े मुसलमान। जो मुसलमानों का एरिया था वहां पे मुझे और 30,000 वोट मिलने वाले थे। 1 घंटे के बाद में गलाटा हो गया। लोग खुद जाकर स्टॉप कर दिए, धोखा होने वाला है, अजीम को धोखा होने वाला है, हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, री इलेक्शन चाहिए। मैंने स्पॉट छोड़ के गया या नहीं, क्योंकि बोलते ये लोग क्या क्या होगा, पुलिस फायरिंग हो जाएगी। सारे के सारे 5,000 6,000 का मजमा जो स्टेशन पर गया, ये पुलिस वाले भी कांग्रेस के साथ में, हम नहीं छोड़ेंगे, हम स्टेशन घूरेंगे। तो पूरी पुलिस तैयार है फायरिंग करने के लिए। मैंने बोला, हमारे पुलिस कमिश्नर को मुझे बहुत गलाटा हुआ, अजीम मैं फायर कर दूंगा। मैं उसको दबाया, डराया, अगर तेरे पे ताकत है तो पुलिस फायर कर, तो देखेंगे। मेरा तजुर्बा तेरे तजुर्बे से ज्यादा है। तो अमन चाहता है तो खामोश रहो, मैं मेंटेन करूंगा। पुलिस की व्हीकल के ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया मैंने। ये कैसा झूठ बोलना पड़ा मुझे। मैं बोला, अभी मैं देवेगौड़ा साहब से बात किया हूं, वो सेशन से बात कर रही, इलेक्शन कमीशन से, और ऑर्डर हो गया कि हमारा इलेक्शन परसों होगा, री इलेक्शन। अगर तुम्हें जीतना देखना चाहते हो, कामयाब देखना चाहते हो, तुम जो यहां से डिस्पर्स हो जाओ। नहीं बोलो तो गलत होगा और इलेक्शन नहीं होगा, मैं हार रहा हूं। इस बात के ऊपर सारे लोग डिस्पर्स हो गए। लोगों में जो है जोश था, इन लोगों को नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदें लोगों के मेरे से वापस हिंदुस्तान भी। हम जो है, हमारे पास 2 आंख हैं, हजारों आंख जो है एक पुलिस, हजारों आंख जो है एक लीडर को देखते हैं, हमारा हर हरकत को। तो इस तरह मेरा सफर शुरू किया। 2 साल घर में बैठा रहा, फिर भी मैं नहीं छोड़ा। मैं देवेगौड़ा से बिल्कुल करीब हो गया, उनका राइट हैंड बन गया मैं। और उसके बाद में मुझे एमएलसी बनाया गया। 6 साल मैंने एमएलसी रहा, और जेडीएस में मैं सेक्रेटरी जनरल रहा। कुमार स्वामी के बाद में 2nd पोजीशन है वो। उसके बाद में फिर जो जब इलेक्शन आया तो 2013 में मुझे असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कहा गया। मैंने हेब्बाल से कंटेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। जाफर शरीफ साहब अपने पोतरे को लास्ट मिनट में लेकर आ गए। मेरा कैंपेन शुरू के 15 दिन हो गया है। तो वहां क्या हो गया, हमारे वोट बढ़ गए। मैं तो सबको एक ही नजर से देखता हूं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मेरे पास कोई वो भेदभाव नहीं है, सब अल्लाह के बंदे हैं। तो वो जो है लगाकर खड़ा किए, मुसलमानों के वोट डिवाइड हो गए। फिर भी मुझे 26,000 वोट मिले, वरना मैं वहां पे जीत सकता था। तो ये बात खत्म हो गई। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर एमपी इलेक्शन आया। एमपी इलेक्शन में फिर देवेगौड़ा ने मुझे बुला के इसरार किया, तुमको इलेक्शन कंटेस्ट करना होगा। मैं बोला, मेरे पास पैसे नहीं। मैं लास्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया हूं और मैं ऑनेस्ट हूं। आप बताइए कि मैं सियासत में आके इतने साल हो गए, कहीं 1 पैसा किसी से मैं रिश्वत लिया हूं? ये हमारे पैसों से मैं इलेक्शन जीतना चाहता हूं। तो मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या है पैसे दूंगा, खर्च करूंगा। तो मुझे लगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन बेंगलोर नॉर्थ से खड़ा कर दिए। खड़ा करने के बाद में मैं ये सुबह से लेकर शाम तक ये कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करता था। मैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 30 भाषण करना पड़ता था मुझे। और वो इलेक्शन के कैंपेन में एक्टर भी मैं, प्रोड्यूसर भी मैं, डायरेक्टर भी मैं और सब कुछ मैं ही था। तो देवेगौड़ा साहब लगा के बाप बेटे दोनों मुझे खड़ा करके भाग गए। ये उनकी एक अंदरूनी चाल थी। आप समझ सकते हैं, मैं उसको एलाबरेट नहीं करना चाहता।
मैंने लोगों के सामने पेपरों में कसम खा के कहा कि मुझे इसके बारे में कोई तरह की नॉलेज नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाए हैं या नहीं मिलाए मुझे मालूम नहीं, मगर मेरे इलेक्शन में ना बाप आए ना बेटा आए। आज का दौर ऐसा है, मामूली कारपोरेशन के इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर खुद जाता है कैंपेन के लिए। मैं जब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूं तो कुमार स्वामी साहब नहीं आए, देवगौड़ा साहब नहीं आए। मैं अंधा बनकर जो काम कर रहा हूं, उस वक्त पर मुसलमान जो है 3 लाख वोटर्स थे और इनकी कौम के 6 लाख वोटर्स थे, जो देवगौड़ा साहब है ना उनकी खास जात के। इधर मुसलमानों में ओ मोदी आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, बीजेपी सरकार आ जाएगी, तुम कांग्रेस को वोट करो, अजीम अच्छे आदमी, मगर वोट डिवाइड नहीं होना बोल के उस वक्त पर एक नारायण स्वामी नामी कांग्रेस का कैंडिडेट। इधर मुसलमान भी वोट नहीं करे मुझे, इधर इनकी जात के लोग करे, फिर भी मैं 1 लाख वोट लिया। वो 1 लाख वोट जो है, जो मेरी खिदमत मैंने जो पुलिस में अंजाम दी थी, उस लोग वोट किए 1 लाख वोट। तो मैंने ये देखने के बाद में 12 साल मैंने देवगौड़ा साहब के साथ में रहा और मैं कुमार स्वामी के साथ रहा। जब ये मेरा धोखा हुआ तो मैंने सीधा येडियुरप्पा साहब, सॉरी देवगौड़ा साहब के पास गया और जाकर मैंने कहा तुम बीजेपी को सपोर्ट किए हो और मुझे जो है ओपन मार्केट में एक्शन कर दिए। एक सीधा साधा अच्छा इंसान, मेरे पास रुश्वत के पैसे नहीं है। जब तुम्हारी सोच ऐसी है, तुम्हारा विजन ऐसा है, तुम्हारा स्टैंड ऐसा है, तो कल का दिन गवर्नमेंट को सीट कम पड़ेंगे तो लास्ट टाइम भी आप बीजेपी को सपोर्ट किए थे, आने वाले दिनों में भी आप सपोर्ट करेंगे। मुझे सियासत में रहना है। मैं सियासत को जो है एक इंस्टीट्यूशन, एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन समझ कर देखता हूँ, एक मजहबी इंस्टीट्यूशन समझ के देखता हूँ सियासत को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक अच्छे सियासतदान थे। सियासत का मतलब आज लोग गलत लफ्जों में इस्तेमाल करते हैं, है क्या सियासत कर रहे हैं तुम? मगर सियासत का मतलब यह है कि सरकार बनाना, लोगों को जो है लॉ एंड ऑर्डर देना, लोगों की हिफाजत करना, अमन और भाईचारगी का पैगाम देना, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का इंतज़ाम करना, सरकार गवर्नमेंट के लिए जो है मुल्क के लिए पॉलिसीज बनाना, प्रोग्राम बनाना, ये काम है। मैं समझता हूँ कि ये मजहबी काम है। तो मुझे जिंदा रहना है पॉलिटिक्स में। मैं तुम्हारे साथ बीजेपी क्यों जाऊँ? चलो डायरेक्ट मैं ही जाता हूँ, देख लेंगे क्या होने वाला है। मैंने मेरी लाइफ आपको जो सुनाए हो अब तक, हर जगह मैं चैलेंजेस लेके आया हूँ। मेरे पास डर नहीं है, अल्लाह के ऊपर पूरी उम्मीद है, मुझे उसकी ज़ात पर उम्मीद है। तो यहाँ भी मैंने चैलेंज लेके हम ये कि आप बीजेपी में आए, बीजेपी से आपको रोकेगा कोई भी नहीं, आप चलें, लेकिन बीजेपी की जबान क्यों बोल रहे हैं इस तरह का? देखिए सर, आप मेरा ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के एडवोकेट्स थे, वो जस्ट एक इंटरेक्शन करे और जो है जानना चाहते थे व्हाट इज एनआरसी, व्हाट इज सीएए। मुझे उस फंक्शन को प्रिसाइड करने के लिए बुलाया गया। तो मैंने उस फंक्शन में 3 चीजों के ऊपर मैं स्ट्रेस किया। देखा माहौल, मुसलमानों के दिल में डर पैदा हो गया, एनआरसी आ जाएगी, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमको पकड़ के यहाँ से कैंप में डाल दिया जाएगा, हमें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ये डर को मुझे जो है डर को निकालना था, सफाई देना था मुझे। मैंने कहा मैं लीगली बात कर रहा हूँ,
एनआरसी अभी तक लागू नहीं हुई, वो होगी नहीं होगी सेकेंडरी, मगर अब तक हिंदुस्तान में इसको डिक्लेयर नहीं किया गया। असम की हद तक है, तुम परेशान होने की जरूरत नहीं। और दूसरा, जहां तक मेरी नॉलेज है, एनआरसी को बिल के रूप में लाना होगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, उसके बाद में वो एक्ट बनेगा, एक्ट बनने के बाद में रूल्स बनेंगे, तो उसके बाद जारी किया जाएगा। यहां के मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं। लीडरों का नाम नहीं लेता, 2007 में मैं एमएलसी रहा। मंगलोर के लोगों को जाके पूछिए, गड़बड़ शुरू हो गई उल्लाल के इलाके में। कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर थे, देवे गौड़ा मुझे फोन करते हैं दिल्ली से, अजीम, क्योंकि वो जानते हैं गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट को डिसमिस करना है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की बेसिस के ऊपर डिसमिस कर सकते हैं, गवर्नमेंट चली जाएगी। तो देवगौड़ा साहब ने मुझे फोन में बोला, अजीम आपको मंगलूर जाना होगा, हो सका तो चार्टर्ड फ्लाइट लेके चले जाओ, कल जुमा है, कल गड़बड़ होने वाला है। कल का गड़बड़ बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि वहां पे एक हमारे एक आलिम का मर्डर हुआ था। अच्छा, तो उनके वर्ड्स आप सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, अजीम आप एक एमएलसी हैं, आप एक जाने माने तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर हैं, आप गवर्नमेंट का एमएलसी बोले तो आप ये गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। मैं एसपी और डीसी को डायरेक्शन दूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर अजीम के डायरेक्शन पर मेंटेन किया जाएगा। तो मैं पहुंच गया वहां, गड़बड़ जुम्मा के बाद में जो है पूरा इंतजाम करे थे, फिर भी जो गलाटा शुरू हो गया। देवगौड़ा साहब दिल्ली में बैठे हैं, तो लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिए, गड़बड़ सब जगह शुरू हो गया। रात के 12 बजे मुझे फोन करते हैं, हर आधे घंटे को फोन कर रहे हैं, बेटा नहीं कर रहा, बाप कर रहे हैं, क्यों बेटे की हुकूमत को बचाना उनका काम था। तो उन्होंने बोला, अजीम अभी क्या कर सकते हैं। मैं बोला, लोग यहाँ की पुलिस के ऊपर कॉन्फिडेंस खो गए हैं, जब तक पुलिस को बदलाया नहीं जाता तब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल है। तो क्या क्या डायरेक्शन आपका, क्या 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 डिसीजन है, क्या एडवाइस है। तो मैं बोला 600 पुलिस फोर्स कल 8 बजे के अंदर यहाँ पहुँचना होगा। मोस्टली वो बेंगलोर के हो, मंडिया के हो, टुमकुर के हो, दावणगेरे के हो, मंगलूर की पुलिस नहीं चाहिए। इसी तरह एक फोन में है और एक फोन में बेटे को बोल रही, कुमार अजीम ये कह रहे हैं कल 600 का पुलिस फोर्स जो है 8 बजे के अंदर, 8 बजे तक पुलिस फोर्स आ गया। मैं पुलिस की नौकरी छोड़ी तो अल्लाह ताला मेरे से पुलिस का काम करवा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर करवा रहा है, एसपी को मैं गाइड कर रहा हूँ। वो तो पास्ट रहा, अभी के हाल जो है। हाँ आ रहा हूँ सर, ये काम अभी जो है मंगलूर में जो हालात हुई है, पुलिस फायरिंग हुई, होने के बाद में उसी दिन हमारे मौलवियों का डेलीगेशन जो है येड्रप्पा से मिला, मैं भी अकम्पनी किया वहाँ पर जाकर, मैं भी कुछ सलाह दिया, कल ये मशवरा दिया, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। वो जगह बहुत कम्युनिटी सेंसिटिव एरिया है, हो गया। तो बाय द टाइम हमारी मीटिंग मिलने से पहले 2 लोग फायरिंग में मारे गए थे। तो उसके बाद में जो है दूसरे दिन तीसरे दिन फिर मैं येड्रप्पा से मिला, क्योंकि मैं माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष था। अब वो किससे सलाह मशवरा करेंगे मुसलमानों के बारे में, और माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी हूं मैं। तो मैं हर दिन येड्रप्पा साहब के घर को जा रहा था, वहाँ के हालात का जायजा लिए, जाना या नहीं जाना, जाना या नहीं जाना, जा कर आओ। और मेरी सलाह के ऊपर जो है 10-10 लाख रुपए उन्होंने अनाउंस की। अभी नहीं देता हूँ, नहीं अभी क्या बोले हैं, बोलो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दो, क्योंकि थोड़ी चीजें ही मैं आपको बता नहीं सकता टेक्निकली। अब उन लोगों को क्या करें, वो मुजरिम खराब दे आले क्या में एफआईआर में, वो इनोसेंट है मुजरिम जो है, इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, तहकीक से पता चलेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, जब उनको तुम मुजरिम बोल के करार दिए, तुम कैसे दे सकते हो, ऐसा बोल के एक डिस्कशन हो के पुलिस के वो मशवरे के ऊपर उन्होंने जो उसको रोक के रखा है। तो मैं गया, बोला कि सर ये कम से कम जो है फैमिली जो इनोसेंट है वो बाद में देखा जाएगा। तो क्या है, लीगल एडवाइस कोई उनको दिए, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने तक जो है थोड़ा खामोश रहो, उसके बाद में गवर्नमेंट क्या भी डिसीजन ले सकती है।
तो इसलिए रोका गया है। अभी वहाँ पे सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। तो मैं आज भी कल भी मैं गया था जनवरी 1 में विश करने के लिए। तो फिर भी मेरे से भी पूछे क्या कैसा है सिचुएशन, क्या है बोल के। तो मैं उनसे जिक्र किया, होम मिनिस्टर भी बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखो बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं। लास्ट टाइम भी जब मैं वहाँ था तो इनोसेंट लोगों को हमने अरेस्ट नहीं किया। तो ये पुलिस को अच्छी तरह मालूम है क्रिमिनल कौन है, इनोसेंट कौन है। इनको फ़ौरन अगर तुम रिहा कर देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर विल कम अंडर कंट्रोल। ये मेरा सजेशन है बोल के भी बोल कर आया हूँ। तो मेरे तरफ से जो कोशिश करना है, मैं छोटा आदमी हूँ सर, और मेरे कभी ख्यालात जो है गलत ख्यालात नहीं। पूरा कर्नाटक के मुसलमान जानते हैं। कल ये लोग जो है एक डैमेजिंग स्टेटमेंट लिखने के बाद में इतने हज़ारों के फ़ोन आने लगे मुझे, और लोगों में चर्चा अजीम साहब ये बोल ही नहीं सकते। उन्होंने अपने एक्शन से प्रूव करके बताया वो कितना हाउ मच